हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। अब हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। इससे पहले हमने जो तीनों मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है वो कर लिया था। उसके हिसाब से इलास्टोमर्स क्या होते हैं, ब्रिटल क्या होते हैं और डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। तो अब हम आगे आ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए, सबसे पहला एप्लीकेशन जो है, आपने देखा होगा क्रेन के अंदर जो रोप्स होती हैं जिनसे एक हुक से अटैच करके हम बहुत हैवी चीज़ों को उठा पाते हैं, तो उसमें जो रस्सियाँ होती हैं वो मेटल की होती हैं जनरली, और उन रस्सियों का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। मान लिया उसकी रेडियस r है, उसमें लोड हमने mg लटकाना है, तो हमें पता है y इज इक्वल टू mgl बाय a डेल्टा l। a को मैं पाई आर स्क्वायर ले लेता हूँ, तो यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल टू mgl बाय पाई y डेल्टा l। अगर एक पर्टिकुलर लेंथ है आपकी जो रोप है उसकी, और एक पर्टिकुलर लेंथ में चेंज आ जाता है लोड की वजह से, तो रेडियस कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी मोटी वायर होनी चाहिए एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, जब आपको यंग मॉडुलस पता है तो वो आपको इलास्टिसिटी की नॉलेज से ही पता चलता है। y के हिसाब से r वैरी करता है, जिसका y ज्यादा होगा उसका r कम होगा। यानी कि अगर मैं उतना ही लोड, उतनी ही वायर, उतनी लेंथ वाली वायर से उठाना चाहता हूं और मैं ऐसा मटेरियल यूज कर रहा हूं जिसका y कम है, तो मुझे वायर मोटी लेनी पड़ेगी। और अगर एक ऐसा मटेरियल यूज कर रहा हूं जिसका y ज्यादा है, तो वही सारा फंक्शन करने के लिए, वही सारी चीजें करने के लिए मुझे कम मोटी वायर से काम चल जाएगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन तो ये हुआ। दूसरा है हाइट ऑफ माउंटेन। हाइट ऑफ माउंटेन, जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ी हाइट है। अब हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो h रो g होता है, तो जहां वो माउंट एवरेस्ट है उसके नीचे जो प्रेशर हो सकता है उसके हिसाब से जो हाइट आती है, दैट इज p बाय h रो g, दैट विल बी लेस देन 10,000 मीटर। इससे ज्यादा कोई पहाड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसके नीचे का जो सरफेस है अर्थ का वो ब्रेक होगा प्रेशर पड़ने की वजह से। तो इसका मतलब उसका जो इलास्टिक बिहेवियर है उस माउंटेन की हाइट इससे ज्यादा अलाउ नहीं करता। इसका मतलब किसी भी माउंटेन की ज्यादा से ज्यादा हाइट कितनी हो सकती है उसकी नॉलेज भी हमें इलास्टिसिटी से मिलती है। इसके अलावा होलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट। अब ये शाफ्ट क्या चीज होती है, लेट मी टेल यू। होलो शाफ्ट is stronger than solid shaft। देखो, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसमें एक रॉड होती है जिसके ऊपर आपका गियर सिस्टम वर्क करता है, वो घूमता है। तो उसको घुमाने के लिए जितना टॉर्क चाहिए, जितना ज्यादा टॉर्क चाहिए, इसका मतलब वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक पर्टिकुलर ट्विस्ट देने के लिए किसी भी रोड को जितना ज्यादा टॉर्क लगता है, वो रोड या वो शाफ्ट उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, देखिए हम प्रूव करें यहाँ पे कि होलो शाफ्ट जो है वो सॉलिड शाफ्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले ये ले लीजिए कि हम ये शाफ्ट लेते हैं, इसकी लेंथ L है, रेडियस R है। ऐसे ही इस वाले की भी लेंथ तो L ही है, रेडियस जो है इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। तो अगर मैं ऊपर वाले एंड को फिक्स करता हूँ, नीचे वाले पे टॉर्क लगाता हूँ जिससे ये ट्विस्ट होता है, तो अगर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, यानी कि थोड़ा सा ट्विस्ट, अभी आप इस टर्म को ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, वैसे समझ लीजिए कि पर्टिकुलर एंगल पे ट्विस्ट करने के लिए, यानी कि ये एंड फिक्स हो गया, ये थोड़ा घूम जाता है तो उसे ट्विस्टिंग बोलते हैं। तो उसके लिए जो टॉर्क चाहिए होता है दैट इज पाई बाय 8 ईटा r पावर 4 बाय l। यहां r इसकी रेडियस है, ईटा इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, l लेंथ है, और जो टॉर्क है वो
मोमेंट ऑफ फोर्स जो इसको घुमाने के लिए चाहिए होता है, फॉर्मूला थोड़ा ठीक कर लेते हैं, यहाँ π/2 आएगा। अब बेटा यही चीज अगर मैं यहां पे देखूं तो ये होता है टॉ डैश π/2 ईटा r24 माइनस r1/4 डिवाइड बाय एल। ये है टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए होलो शाफ्ट, ये है टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए सॉलिड शाफ्ट। अब ये मान लेते हैं कि दोनों जो शाफ्ट हैं वो सेम मटेरियल से बनी है, यानी कि उनका ईटा भी सेम है और उनका वॉल्यूम भी सेम है। इफ बोथ शाफ्ट्स आर ऑफ सेम वॉल्यूम, मटेरियल तो सेम है ही, वॉल्यूम भी सेम हो, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू एल। यहां से r स्क्वायर आ जाता है r2 स्क्वायर प्लस माइनस r1 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं और इसको मान लेता हूं 3। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाता है टो डैश बाय टो, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा r2 पावर 4 माइनस r1 रेज़ टू द पावर 4 बाय r4। या फिर मैं इसको आइडेंटिटी लगा दूं तो r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ r4 था तो इसको r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, टो डैश बाय टो आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब बेटा r की वैल्यू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर थी, अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी कि ये ग्रेटर देन 1 आ गया। इसका मतलब टाउ डैश ग्रेटर देन टाउ। टाउ डैश क्या था, जो हमें होलो शाफ्ट को ट्विस्ट करने के लिए टॉर्क चाहिए था। टाउ क्या है, जो सॉलिड शाफ्ट को ट्विस्ट करने के लिए चाहिए। होलो शाफ्ट को ट्विस्ट करने के लिए जो टॉर्क चाहिए वो सॉलिड वाले से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि होलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, देखिए एक और एप्लीकेशन है दैट इज बकलिंग, चौथे नंबर पर डाल देता हूं मैं। इसे मैं एप्लीकेशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको रियल लाइफ में बेटा देखने को मिलती है। कैसे, देखिए अगर मान लिया कोई रोड है और उस पे इधर भी और इधर भी बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, तो ये हो सकता है कि इसकी शेप जो है वो बेंड हो जाए और ऐसे आ जाए। ये चीज कहलाती है बकलिंग। हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर यहां पे इसकी थिकनेस बढ़ा दी जाए और इसका शेप जो है वो आई शेप दे दिया जाए, यानी कि ये नई शेप हो गई आई शेप, तो जब लोड पड़ेगा बेटा तो ये शेप नहीं बनेगी, यानी कि बकलिंग जो है वो अवॉइड हो जाएगी। सो टू अवॉइड बकलिंग, कौन कौन सी चीज आई शेप की बनाई हुई देखी आपने, रेलवे लाइंस देखो, या जो गर्डर्स होते हैं जिन्हें आप देसी लैंग्वेज में गाटर बोलते हो, दैट इज एक्चुअली गर्डर्स, लोड को सपोर्ट करने के लिए यही शेप होती है ना उसकी, ध्यान दिया हो तो इस तरह की। तो इससे क्या होता है, ये जो लोड पड़ता है ना उसकी वजह से ये बकलिंग नहीं हो पाती। ठीक है, बकलिंग होने का जो डिटेल्ड रीजन है वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो हायर क्लासेस में है। फिलहाल ये समझ के चलो कि अगर ये सिंपली इस तरह की रोड होगी और इस पे लोड पड़ेगा ऊपर भी और नीचे भी, तो ये मुड़ जाएगी। आपके सामने बड़ा कॉमन सा एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक पेन का रिफिल है और मैं इस डस्टर पे इसको ऐसे प्रेस करता हूँ, देखिए हो गया, तो ये बकलिंग है। अब अगर मैं ऊपर और नीचे से इसको पकड़ लूँ, यहां से भी और यहां से भी, तो मैंने क्या किया, ऊपर भी थिकनेस बढ़ा दी, नीचे भी थिकनेस बढ़ा दी, ये आई शेप हो गया। अब अगर मैं इसे प्रेस करता हूं तो ध्यान दीजिए, अब ये उतना नहीं मुड़ रहा है, और ज्यादा कर दूंगा तो इसकी बकलिंग और कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जो गर्डर्स हैं या रेल लाइंस हैं वो आई शेप की क्यों बनाई जाती हैं,
एक लाइन में आंसर है बेटा, टू अवॉइड बकलिंग। तो बकलिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है क्या होता है, किसी बॉडी में उसकी जो स्टेट होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है या पोजीशन होती है, उसकी वजह से जो वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब एक बॉडी में उसके इलास्टिक बिहेवियर की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब मान लिया ये एक रॉड है जिसकी लंबाई L है, मैंने इस पे फोर्स लगाया F। शुरू में फोर्स 0 था, बाद में F हो गया, तो जो एवरेज फोर्स हो गया बेटा दैट इज 0 प्लस F/2। ठीक है, उसकी वजह से मान लिया इसमें एक्सटेंशन आ जाता है डेल्टा L गया, तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द रॉड या वायर कह लो बाय डेल्टा L इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू एक्सटेंशन। ये फॉर्मूला रहेगा। जो स्मॉल वर्क डन होगा इतने एक्सटेंशन के लिए वो होगा एवरेज फोर्स इनटू एक्सटेंशन। एवरेज फोर्स हो गया बेटा F/2, एक्सटेंशन हो गया डेल्टा L। या तो आप सिर्फ इतना छोड़ दो, कई बार आपको क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ होता है और कितनी उस रॉड की लेंथ बढ़ी वो दिया हुआ होता है, वर्क डन निकालने को कहे या उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहे, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन मैं इसको और आगे भी ले जा सकता हूं। मेरे पास फॉर्मूला आ गया, मैं इसको U से शो कर देता हूं। W इज इक्वल टू U। W स्टैंड्स फॉर वर्क डन, U स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी, हाफ F इंटू डेल्टा L। अब अगर मैं A से मल्टीप्लाई करूं और A से डिवाइड करूं, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बन गया नॉर्मल स्ट्रेस जो कि हमने यंग मॉडुलस वाले टॉपिक में किया था। ऐसे ही L से डिवाइड करूं और L से मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज से आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो डिवाइड भी कर रहे हो, पूरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा L बाय L दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो मैं यहां लिख सकता हूं हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू इसको वॉल्यूम लिख सकता हूं। ठीक है, अब फिर से मैं क्या करता हूं, स्ट्रेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर किया तो स्ट्रेन स्क्वायर हो गया। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्योंकि लॉन्ग वायर का केस है, ये यंग मॉडुलस हो जाएगा। इट कैन बी रिटन एज हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है, आपको यंग मॉडुलस पता है, स्ट्रेन पता है, वॉल्यूम पता है। और अगर आपको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो एनर्जी डेंसिटी बड़ा सिंपल सा काम है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इसको मैं U से शो कर देता हूं। U हो जाएगा कैपिटल U बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम डिवाइड होगा तो हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा बेटा। इसका मतलब हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर जो है वो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। और एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या है, बहुत सिंपल है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी जूल में होती है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाती है, जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा। अब एक चीज और देखिए, हमने अगर कंप्रेसिबिलिटी और डेंसिटी में रिलेशन निकालना, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, तो देखिए क्या होगा। हमें ये पता है बल्क मॉडुलस होता है P बाय डेल्टा V बाय V नेगेटिव, या फिर यहां से डेल्टा V बाय V नेगेटिव कैन बी रिटन एज P बाय B, और 1 बाय B को K लिख सकते हैं, तो PK। यहाँ K जो है वो कंप्रेसिबिलिटी है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये माइनस क्यों आ रहा है,
क्योंकि फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल से कम है, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं v माइनस वी डैश बाय वी, वी डैश कम हो गया, v ज्यादा, p k, या फिर v माइनस वी डैश इज इक्वल टू वी के पी, या v डैश इज इक्वल टू v माइनस वी के पी। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। अब अगर मैं ये लिखूं कि मास सेम है, हमें पता है m इज इक्वल टू वी इंटू रो होता है, तो रो हो जाएगा m बाय वी, रो डैश हो जाएगा m बाय वी डैश, यहां से v बराबर आ जाएगा m बाय रो, और यहां से v डैश आ जाएगा m बाय रो डैश। ठीक है, तो आई कैन राइट m बाय रो डैश इज इक्वल टू, इस v को कॉमन ले लेते हैं, v1 माइनस के पी आ जाएगा, तो 1 m बाय रो 1 माइनस के पी, m से m कैंसिल, या रो डैश इज इक्वल टू रो बाय 1 माइनस के पी, या रो डैश इज इक्वल टू रो, इसको ऊपर लेके आएंगे तो 1 माइनस के पी पावर माइनस 1। अब अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है तो बाइनोमियल लगा सकते हैं और ये आगे आ जाएगा, देन इट कैन बी रिटन एज रो डैश रो 1 प्लस के पी। तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है, और वैसे भी कोई चीज जितनी कंप्रेस होती जाएगी वो उतना ज्यादा डेंसिटी वाली होती जाएगी, कॉमन सी बात है ये। तो अब हम बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, एंड द लास्ट टॉपिक इज पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, ध्यान से समझिए, इसे फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं। 3 इलास्टिक कांस्टेंट तो हमने पढ़े हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, लेकिन जो फोर्थ वाला है दैट इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो। उससे पहले आप एक दो चीजें समझ लीजिए। जैसे हम अभी तक क्या करते आए हैं कि ये वायर है जिसकी लंबाई L है, मान लिया इसकी रेडियस R है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो यहां लेंथ बढ़ जाती है, इसको हम डेल्टा L ले लेते हैं। अभी तक हम सिर्फ इसी को कंसीडर करते आ रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली केवल इतना ही नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो शेप है ना वो कुछ इस तरह की हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, इसकी जो रेडियस है वो भी कम हो रही है, इसका मतलब बॉडी जो है वो 2 तरह से स्ट्रेन हो रही है, उसकी लेंथ भी चेंज हो रही है, उसकी रेडियस भी चेंज हो रही है। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है उसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं, और इसे हम अल्फा से शो करते हैं। तो अल्फा हो गया डेल्टा L बाय L। लेकिन अगर मैं थिकनेस की बात करूं, थिकनेस में भी तो चेंज आया है, तो उसे क्या बोलेंगे, वो जिधर फोर्स लगाया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज आया, दैट इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। मान लिया डायमीटर ले लेते हैं, इसकी डायमीटर d है, इसकी हो गई d माइनस डेल्टा डी, तो चेंज कितना है डेल्टा डी का, तो इट कैन बी रिटन एज बीटा। लेटरल स्ट्रेन को बीटा से शो करते हैं, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा डी बाय डी, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। अब यहां एक बात ध्यान देने की है, अगर तो लेंथ इंक्रीज हो रही है बेटा तो रेडियस डिक्रीज होगी, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। दोनों तरह की स्ट्रेन आपको क्लियर हो गई होगी। इनके रेशियो को बोलते हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि बीटा बाय अल्फा, इसे सिग्मा से शो करते हैं। तो दिस सिग्मा इज नोन एज फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, बाकी जो 3 इलास्टिक कांस्टेंट है उनकी यूनिट जो थी वो क्या थी, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो आपका फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट है बेटा, दिस इज डायमेंशनलेस, क्योंकि ये 2 स्ट्रेन का रेशियो है, स्ट्रेन अपने आप में ही डायमेंशनलेस है, तो उनके रेशियो तो डायमेंशनलेस होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ,
जो पॉइजन रेशियो है उसकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होती है उसकी, लेट मी टेल यू। इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू तो -1 से और 0.5 के बीच में रहती है, लेकिन प्रैक्टिकली 0 और 0.5 के बीच में रहती है। तो सिग्मा की ये प्रैक्टिकल वैल्यू है और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। यहां पे आपका इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप इस वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।